प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह पर मामला दर्ज हो गया है। पड़ाव थाना पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन के मामले में ये एफआईआर दर्ज की है उनके खिलाफ। बता दूं कि रैली में अनुमति से ज्यादा वाहन एकत्रित करने पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। 12 अप्रैल को पदभार ग्रहण करने के लिए ग्वालियर से भोपाल जा रहे थे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह। इस दौरान आधा सैकड़ा से अधिक गाड़ियों के साथ फूलबाग चौराहे पर गांधी प्रतिमा पर पहुंचे थे मितेंद्र सिंह। इसी बीच मितेंद्र दर्शन सिंह और पुलिस में भी हुई थी जमकर बहस। सीएसपी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए भी मितेंद्र दर्शन सिंह का वीडियो वायरल हुआ था इस दौरान। और इसी सिलसिले में अब कांग्रेस के प्रदेश यूथ अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी अनिल गौर का। अनिल, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर यह एफआईआर दर्ज की गई है, क्या था पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए अंजलि, जिस तरीके से अभी हाल में ही कांग्रेस के यूथ प्रदेश अध्यक्ष बने हैं ग्वालियर के मितेंद्र दर्शन सिंह, और 12 अप्रैल को जब वो पदभार ग्रहण करने के लिए ग्वालियर से भोपाल जा रहे थे तो इसी दौरान वह एक गांधी प्रतिमा, फूलबाग चौराहे पर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 गाड़ियों की अनुमति ली थी, लेकिन उनके साथ आधा सैकड़ा से अधिक गाड़ियां वहां पर पहुंची। और इसी दौरान जो पड़ाव थाना प्रभारी हैं उनसे भी जमकर बहस हुई थी इस वाले मामले को लेकर। उसी के एवज में ये एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है। धारा 144 उल्लंघन के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अभी हाल में ही नए प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए हैं ये मितेंद्र दर्शन सिंह, और उसके बाद ये पहला मामला ग्वालियर में ही उनके गृह नगर में दर्ज किया गया है पुलिस के द्वारा, और ये धारा 144 उल्लंघन के तहत ये दर्ज किया गया है। साथ ही साथ जब 12 अप्रैल को जब वो जा रहे थे तो पुलिस से जमकर बहस हुई थी, और इसी दौरान मितेंद्र दर्शन सिंह सीएसपी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते नजर आए थे। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार जब तूल पकड़ा और उस दौरान जो वीडियो था वो भी लगातार वायरल हुआ, और उसके बाद आज मितेंद्र दर्शन सिंह पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मितेंद्र दर्शन सिंह का लेकिन ऐसा रवैया, जहां पता है कि अब चुनाव सर पर है, धारा 144 के तहत उनको रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उल्लंघन करना और उसके बाद पुलिस से बहस भी कर लेना, अब इस पर आगे क्या कार्रवाई देखी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, जिस दौरान जब 12 अप्रैल को जब वो ग्वालियर से भोपाल जा रहे थे तो आधा सैकड़ा से अधिक गाड़ियां थी उनके पास, और पुलिस ने उन्हें रोका कि आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैंने परमिशन ले रखी है। पुलिस ने पूछा कि आपके पास परमिशन कहाँ है, तो वह लगातार फोन पर किसी न किसी से बात करते रहे, और इसी दौरान पुलिस से भी जमकर बहस हुई। तो उसके बाद जब वो सीएसपी के पास पहुंचे तो उन्होंने पैर छिया, और उन्होंने सीएसपी ने खुद कहा कि हमारे पैर मत पड़ो, अपने माँ बाप के पैर छीकर अपना उनका आशीर्वाद लो। तो जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके बाद जब पुलिस ने कहा कि आपने धारा 144 उल्लंघन किया है, तो उसके बाद ये जब मामला पड़ाव थाने में मितेंद्र दर्शन सिंह बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ग्वालियर में एक छात्रा ने किले से कूदकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि छात्रा का नाम आकृति भदौरिया है और वो एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी। मृतका के पिता गृह मंत्रालय में सुरक्षा अधिकारी के पद पर तैनात है, और अब इस सुसाइड के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे में पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल पर भी जांच में जुटी हुई है। तो ये ग्वालियर से बेहद दुखद खबर, जहां छात्रों पर पता नहीं क्या मनोवैज्ञानिक उनकी दशा रहती है कि वो मजबूर हो रहे हैं इस तरीके के कदम उठाने पर। ऐसे में ग्वालियर से ये बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। ग्वालियर में एक छात्रा ने किले से कूदकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि छात्रा का नाम आकृति भदौरिया है और वो एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी ग्वालियर में, और उसके चलते उसके बीच उनका ये सुसाइड का मामला सामने आया है। मृतका के पिता गृह मंत्रालय में सुरक्षा अधिकारी के पद पर तैनात है, और अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अनिल गौर। एक बार फिर से रुख करूंगी उनका। अनिल, ये पूरा मामला क्या है? देखते हैं हम कि छात्र अक्सर सुसाइड कर रहे हैं, ये क्या मामला है फिर? बिल्कुल, देखिए, ये छात्रा है जो अमेठी कॉलेज में एलएलबी कर रही है, और बीते रात को मतलब 1:30 शाम को
ये ग्वालियर किले से कूदकर उसने सुसाइड किया है और मृतका का नाम है आकृति बताया जा रहा है। और इसके पीछे सबसे जो कारण है वो प्रेम प्रसन्नता बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो पुलिस ने बताया है कि जिस जो आकृति का जो बॉयफ्रेंड था वो शादीशुदा निकला और इसको लेकर उनमें बहस हुई थी और उसके बाद जो आकृति है उसने किले से कूदकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है कि ये मौत का हत्या का मामला है या फिर आत्महत्या का मामला है, क्योंकि उसके साथ बॉयफ्रेंड भी था। हो सकता है कि उसने अगर धक्का दे दिया हो। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अभी जांच में जुटी है। बिल्कुल, अब इस मामले का संज्ञान ले लिया गया है और अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर पहुंचे, जहां वो केशव कुटी में संघ पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ये दूसरा मौका है जब मोहन भागवत जबलपुर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ट्रेन के जरिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर पहुंचे, जहां वो केशव कुटी में संघ पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पहली बार नहीं आए हैं वो, लोकसभा चुनाव के दौरान ये उनका दूसरा मौका है मध्य प्रदेश पधारने का। तो आज वो जबलपुर पहुंचे थे, जहां आरएसएस प्रमुख ट्रेन से आए थे। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को है, जिसे लेकर पहले चरण का चुनाव प्रचार 17 अप्रैल को थम जाएगा। इसी बीच छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार थमने के जस्ट एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे। पिछले कई दिनों से बीजेपी छिंदवाड़ा को फतेह करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट इस पर। छिंदवाड़ा में कांग्रेस का किला ढहाने के लिए बीजेपी चुनाव प्रचार बंद होने के एक दिन पहले ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने जा रही है। वैसे तो यहाँ हर दिन बीजेपी के दिग्गज नेता सभा कर रहे हैं, लेकिन आज अमित शाह का रोड शो है और इससे पार्टी को बड़ी उम्मीद है। ये मध्य प्रदेश की इकलौती लोकसभा सीट है जिसे बीजेपी मोदी लहर में भी जीत नहीं सकी थी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस के नकुलनाथ ने बाजी मारी थी। इस बार भी नकुलनाथ कांग्रेस से यहाँ प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी ने इस बार छिंदवाड़ा बीजेपी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है और इस बार बीजेपी छिंदवाड़ा फतेह का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ लगातार दौरे कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा की कमान संभाल ली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में 8 बार दौरे किए हैं, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यहां जनसभा की और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहां का दौरा कर चुके हैं। छिंदवाड़ा में बीजेपी का खास फोकस है और बीजेपी छिंदवाड़ा का चक्रव्यूह भेदना चाहती है। इसीलिए लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता छिंदवाड़ा में नजर बनाए हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में एकमात्र यही सीट कांग्रेस 37,000 मतों से जीत पाई थी। बीजेपी ने इस बार सभी 29 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और इस पे सबसे बड़ा रोड़ा छिंदवाड़ा ही है। बीजेपी और उसके जनसंघ ने हमेशा ही सीट को जीतने की पूरी ताकत लगाई, पर आज तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। छिंदवाड़ा के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ 73 सालों में सिर्फ एक बार बीजेपी जीती है। 1980 से लगातार कमलनाथ जीतते आ रहे हैं। 1997 में बीजेपी के सुंदरलाल पटवा चुनाव जीते थे, फिर लगातार कांग्रेस का ही छिंदवाड़ा गढ़ रहा है। छिंदवाड़ा कांग्रेस का कितना मजबूत गढ़ है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ पिछले 2 विधानसभा चुनावों में 7 विधानसभा में कांग्रेस का ही कब्जा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ कुछ हद तक तो सेंध लगा ही दी है। कांग्रेस विधायक, कांग्रेस महापौर सहित कमलनाथ के काफी करीबी रहे दीपक सक्सेना भी अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा का किला ढहाना कितना आसान होगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देखिए, छिंदवाड़ा की सीट मध्य प्रदेश की हॉट सीट कही जाती है। ऐसे में आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप जाने छिंदवाड़ा का समीकरण क्या है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि छिंदवाड़ा का जातीय समीकरण क्या है। देखिए, सीट पर कुल 16,32,896 वोटर है, जिसमें से पुरुष मतदाता की अगर मैं बात करूं तो वो 8,24,832 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 8,08,051 है। ये जातिगत समीकरण है कि छिंदवाड़ा में एसटी आबादी सबसे ज्यादा है।
ऐसे में आदिवासी भी वहां पर ज्यादा हैं। करीब 37% है एसटी आबादी और 12% एससी आबादी है। वहीं मुस्लिम आबादी की अगर मैं बात करूं तो वो करीबन 5% की है वहां पर। यह जातिगत समीकरण छिंदवाड़ा सीट का। ग्रामीण वोटर्स की संख्या 75% है। ग्रामीण वोटर्स का दबदबा है उस सीट से। वहीं शहरी वोटर्स की संख्या 25% है। 3:1 के रेशियो में है। अब आप लोग छिंदवाड़ा का सियासी इतिहास भी जानिए। 1971 से 2019 तक के 14 चुनाव में से 13 बार तो कांग्रेस पार्टी जीती है। 1980 से लेकर 2019 तक नाथ परिवार का छिंदवाड़ा की सीट पर दबदबा रहा है। वहीं कमलनाथ परिवार की अगर मैं बात करूं तो कमलनाथ, पत्नी अलका नाथ और बेटे नकुलनाथ तीनों ही सांसद रह चुके हैं। 1980 से लेकर 1991 में कमलनाथ वहां पे सांसद बने और 1996 में अलका नाथ कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनी। वहीं मैं बात करूं नकुलनाथ की, लेकिन उससे पहले एक बार तो बीजेपी के सुंदरलाल पटवा भी जीते। 1997 का वो उपचुनाव था, वो इकलौता मौका था जब भारतीय जनता पार्टी के कोई भी जीते वहां से। वहीं कमलनाथ 1998 से लेकर वहां पर दबदबा बनाए हुए हैं। कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं अभी के मौजूदा सांसद का तो वो 2019 का चुनाव जीते हैं। देखिए, नाथ के गढ़ पर बीजेपी की खासा नजर है। बीजेपी के दिग्गज नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं छिंदवाड़ा को जीतने के लिए। योजनाओं का लाभ देकर लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने की कवायद में है भारतीय जनता पार्टी। वहीं चुनाव के पहले राम लहर पर भी सवार हो गई है भारतीय जनता पार्टी। राम मुद्दा इस बार का अहम मुद्दा रहने वाला है। छिंदवाड़ा में संगठन को मजबूत कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कमलनाथ के करीबियों को तोड़ने पर बीजेपी का खास फोकस इस बार के चुनाव में देखा जा रहा है। चुनाव से पहले कई कांग्रेस नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। छिंदवाड़ा की सियासी इतिहास में बड़े नेता जो रहे हैं वो अब कमलनाथ के साथ नहीं है बल्कि कमल के साथ हैं। हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा की, हम बात कर रहे हैं नकुलनाथ की। तो ऐसे में चुनावी व्यस्तता और दिन भर के चुनाव प्रचार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ का अलग ही अंदाज देखने को मिला। वैसे तो काफी हॉट सीट है छिंदवाड़ा की, ऐसे में लगातार ताकत झोंकी जा रही है नकुलनाथ की तरफ से, कमलनाथ की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरफ से। लेकिन उसी बीच ये राहत भरी तस्वीरें हैं। देर रात नकुलनाथ बाजार पहुंचे जहां उन्होंने आइसक्रीम खाई और लोगों से बातचीत भी की। तो ये तस्वीरें हैं, लगातार व्यस्तता चल रही है उनकी। चुनावों से पहले चरण में मतदान होना है छिंदवाड़ा की सीट में। ऐसे में अपने लिए वक्त निकाला, ब्रेक लिया और गर्मी के मौसम में आइसक्रीम का मजा लेते नजर आए नकुलनाथ। उन्होंने वहां आइसक्रीम खाई, वहीं लोगों से बातचीत भी की। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर आज बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया नामांकन दर्ज करेंगे। नामांकन के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है और शक्ति प्रदर्शन के जरिए एक बड़ा संदेश भी पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। संदेश ये कि 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी गुना शिवपुरी में सिंधिया का जादू बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उन पर विश्वास जताया है, गुना से उन्हें उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में आज उनका नामांकन दर्ज होने वाला है। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर आज बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया नामांकन दर्ज करेंगे। मैं अगर बात करूं वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी की, तो राव यादवेंद्र सिंह, एक यादव चेहरा कांग्रेस ने इस बार वहां से उतारा है। अब आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि मुकाबला टक्कर का है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस राव यादवेंद्र सिंह। देखिए, यादवों का दबदबा रहता है। 2019 के चुनावों में हमने देखा था कि केपी यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था, क्योंकि उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे। अब कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से वहां से यादव चेहरा उतारा है, राव यादवेंद्र सिंह को उतारा है। ऐसे में मुकाबला टक्कर का रहने वाला है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखिए, शिवपुरी में सिंधिया के साथ जब उनका नामांकन दर्ज होगा तो शक्ति प्रदर्शन का माहौल है। तमाम बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उनके इस नामांकन में शामिल रहने वाले हैं। शक्ति प्रदर्शन के साथ बड़े नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और इसी में उनका नामांकन भी उसी
जो जोश के साथ दर्ज होगा। देखिए, सिंधिया का राजनीतिक सफर वो भी जानते हैं। पिता की मौत के बाद राजनीति में आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और फिर 18 दिसंबर 2001 में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। वहीं उसके बाद मई 2004 से 2019 तक 4 बार गुना से सांसद रह चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2007 में केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में राज्य मंत्री रहे थे, उस पद पर रहे, और 2009 में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये उनका राजनीतिक सफर। 2019 में केपी यादव से हार गए थे सिंधिया। केपी यादव चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने उनको हराया और फिर 11 मार्च 2020 का वो ऐतिहासिक दिन जब बीजेपी में शामिल हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी ने सिंधिया को राज्यसभा भेज दिया। और अब 2021 की अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री उन्हें बना दिया और उसके बाद अब उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में गुना की ही सीट से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। वो लड़ेंगे राव यादवेंद्र सिंह के खिलाफ। तो ये उनका राजनीतिक सफर हमने देखा कि जहां वो 2001 से लेकर 2020 तक कांग्रेस पार्टी के साथ थे, वहीं उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ऐसे में पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अपना नामांकन दर्ज करने वाले हैं, जहां पूर्व सीएम और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज मामा का खुमार उनके चाहने वालों के जहन में किस कदर अब भी बरकरार है, इसकी बानगी तब देखने को मिली जब राजगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ वापस लौट रहे शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी एक बुजुर्ग महिला ने रुकवा ली और फिर उनके सर पर हाथ फेरते हुए राज करने का आशीर्वाद भी दे दिया। इस दौरान लोगों की भीड़ लग गई। बुजुर्ग महिला के आशीर्वाद देने वाला ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, महिलाओं और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच एक खास रिश्ता है। मामा कहे जाते हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। ऐसे में वो आज भी मध्य प्रदेश के जनता के दिल में बसते हैं। इसी बीच ये वीडियो वायरल हुआ जहां एक बुजुर्ग महिला ने उनको राज करने का आशीर्वाद दिया। देखिए, लोकसभा चुनावों के पहले पीएम नरेंद्र मोदी का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने बेबाकी से चुनावों की तैयारी से लेकर देश को अगले 25 साल के विजन देने की बात कही। यह इंटरव्यू विपक्षियों के सारे सवालों को जवाब देने वाला था। वो न केवल विपक्षियों पर बोले बल्कि ईडी जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बात की। आपने कई भाषणों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष्य नहीं है, 2047 है। तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है? गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है। देश के सामने एक अवसर है कि एक कांग्रेस सरकार का मॉडल और एक बीजेपी सरकार का मॉडल, उनका 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का काम। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में राहुल गांधी जो हैं वो हर भाषण में कहते हैं और विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि इसमें धांधली हुई है। कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे जब बात बस ईमानदारी से सोचेंगे, सब लोग पछताएंगे। इलॉन मस्क भारत आने वाले हैं। उन्होंने कहा था वो आपके प्रशंसक हैं, ही इज अ फैन ऑफ योर्स। क्या हम भारत में टेस्ला कार, स्टारलिंक ये सब देखेंगे? एलन मस्क मोदी के प्रशंसक है, वो अपनी जगह पे है, मूलतः वो भारत के प्रशंसक है। हैव वी कम टू दिस सिचुएशन जहाँ पे पहले होते थे बोला जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और अब है मोदी इज भारत, भारत इज मोदी। क्या उस लेवल पर पहुंच गए हैं? ऐसा है कि देश ये कहता है और जो मैं खुद भी फील करता हूँ कि ये माँ भारती का बेटा है। जहां 19 अप्रैल को पहले चरण की सीटों पर मतदान होना है, इसी बीच अब एक बड़ी खबर आ रही है सुकमा से, छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां आज सुबह हेलीकॉप्टर से जाना था मतदान दल। वही मतदान दल को लेकर जो हेलीकॉप्टर उड़ा उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते दल को वापस लौट कर आना पड़ा, हेलीकॉप्टर को लैंड करवाना पड़ा। दोनों हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन पहुंचे,
हेलीकॉप्टर का अब रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, दूसरा हेलीकॉप्टर बुलाया जा रहा है। आपको बता दूं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान दल को भेजने की तैयारी में जुटा है प्रशासन, क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, नक्सल चुनौतियां वहां रहती है। इसी के चलते 3 दिन पहले ही भेजा जा रहा था मतदान दल हेलीकॉप्टर के जरिए, और उसी बीच हेलीकॉप्टर में टेक्निकल दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से तकनीकी खराबी होने की वजह से हेलीकॉप्टर को तुरंत लैंड करवाया गया। हेलीकॉप्टर का अब रिपेयरिंग वर्क जारी है। इसी सिलसिले में अब दूसरा हेलीकॉप्टर भी भेजा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान दल को भेजने की तैयारी में जुटा है प्रशासन, और इसी सिलसिले में मतदान दल को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर, उसमें खराबी आ गई तकनीकी, और उसके चलते उस हेलीकॉप्टर को लैंड करवाना पड़ा, और अब दूसरा हेलीकॉप्टर बुलाया जा रहा है।